80 के दशक के अंतिम वर्षों में से किसी एक साल की बात है। टीवी पर दूरदर्शन का लोकप्रिय शो छाया गीत प्रसारित हो रहा था। गाना आता है, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। शो की प्रथा के अनुसार होस्ट गायकों का नाम बताते हैं, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर। प्रसारण खत्म होता है। कुछ समय बाद प्रसार भारती के दफ्तर का फोन बजता है और फोन करने वाली 20 वर्षीय चारुल उन्हें बताती है कि ये गीत लता जी ने नहीं बल्कि उनकी मां सुमन कल्याणपुर ने गाया है। लेकिन कोई उनकी बात का यकीन नहीं करता। कोई करता भी कैसे, जब खुद कई बार लता मंगेशकर जी के सहायक और उनके करीबी मिलने वाले भी उनकी और सुमन जी की आवाज के बीच धोखा खा जाते थे। प्यार के चर्चे तो हर जुबान पर चढ़े, ये गीत भी सबकी जुबान पर चढ़ा। लेकिन इस गीत और ऐसे कई गीतों में अपनी आवाज देने वाली गायिका के बारे में ना किसी को ठीक से मालूम हुआ और ना ही किसी को अच्छे से खबर हुई। कुछ संगीन संगीत प्रेमियों को खबर हुई भी तो आवाज की मधुरता से चकमा खा गलत ही खबर हो गई। दरअसल इस गीत को गाया तो मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर ने, लेकिन आज भी अगर सिर्फ ऑडियो सुनकर सिंगर पहचानने को बोला जाए तो आधे से ज्यादा लोग आवाज सुन मोहम्मद रफ़ी के साथ लता मंगेशकर का नाम लेंगे। कसूरवार उनको भी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ लता जी की आवाज़ की मधुरता और बारीकियों की लगभग एक जैसी है। चूँकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लता ताई ने सुमन जी से पहले कदम रखा और अपने कोयल कंठ से लोकप्रियता के एक ऐसे शिखर पर पहुंच गई जहां उनकी आवाज़ से अपरिचित शख्स ढूंढना नामुमकिन सा हो गया। जिस कारण कुछ सालों बाद जब सुमन कल्याणपुर जी इंडस्ट्री में आई और उनके गाने रेडियो पर बजे तो ज़्यादातर लोग सुमन जी की आवाज़ को लता मंगेशकर की आवाज़ ही समझते रहे। आज हम आपको सुमन कल्याणपुर जी के जीवन के कुछ सुने अनसुने किस्सों से अवगत कराते हैं। 28 जनवरी 1937 को ढाका में, जो उस वक्त सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बड़े बाबू शंकर राव हेमाड़ी के यहाँ उनकी पहली संतान ने जन्म लिया। शंकर बाबू और उनकी पत्नी सीता ने अपनी सुपुत्री का नाम सुमन रखा। सुमन के अलावा शंकर बाबू के यहाँ 5 संतानें और हुई। इनकी पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से हो पाए, इसलिए शंकर बाबू परिवार के साथ 1943 में बम्बई शिफ्ट हो गए। सुमन का रुझान बचपन से ही पेंटिंग और म्यूजिक की तरफ था, जिसके चलते स्कूल के बाद ग्रेजुएशन भी आर्ट्स में की। वो पेंटर बनना चाहती थी, लेकिन सुमन जी की आवाज़ की परख उनके पड़ोसी और पिता के दोस्त पंडित केशवराव भोले को हो गई थी। उन्होंने सुमन के पिता से सुमन को संगीत सिखाने की बात कही। पहले तो सुमन शौकिया ही संगीत सीख रही थी, लेकिन समय के साथ साथ इसमें उनकी रुचि बढ़ने लगी। संगीत को वो और गंभीरता से सीखने लगी। आने वाले सालों में सुमन ने उस्ताद खान, अब्दुल रहमान खान और गुरुजी मास्टर नवरंग जैसे दिग्गजों से भी संगीत की बारीकियां सीखी। सुमन जी के घर का माहौल हालांकि संगीतमय था, मगर किसी को भी बाहर गाने बजाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन जब गुरु केशवराव भोले ने, जो उस वक्त ऑल इंडिया रेडियो बॉम्बे में म्यूजिक प्रोड्यूसर थे, रेडियो पर गाने का प्रस्ताव दिया तो वो मना नहीं कर सकी। ये पहली बार था जब सुमन जी की आवाज़ 4 दीवारी के बाहर दर्शकों के कानों तक पहुंची थी। जल्द ही सुमन जी को फिल्म में गाने का ऑफर भी आ गया। ये फिल्म थी 1953 में रिलीज हुई मराठी फिल्म शुक्राची चांदनी। फिल्म जब थिएटर में चली तो दर्शकों में बैठे जाने माने डायरेक्टर शेख मुख्तार के जहन में फिल्म से ज्यादा फिल्म के गीत रह गए। सुमन की आवाज की कोमलता से प्रभावित होकर उन्होंने सुमन को उनकी आने वाली फिल्म मंगू में 3 गाने गाने का ऑफर दिया। फिल्म में म्यूजिक दे रहे थे मोहम्मद शफी। सुमन ने तीनों गाने खूबसूरती से गाए और फिल्म रिलीज का इंतजार बेसब्री से करने लगी। लेकिन रिलीज से पहले किसी कारणवश फिल्म के म्यूजिक की जिम्मेदारी मोहम्मद शफी की जगह ओबी नैयर को सौंप दी गई। नैयर साहब ने सुमन जी के गाए तीनों गानों में से सिर्फ एक गाने को ही फिल्म में जगह दी। इस बात से उन्हें थोड़ी निराशा तो हुई, लेकिन फिर सोचा चलो फिल्म में कम से कम एक गाना तो रखा गया। इस तरह 1954 में रिलीज हुई मंगू के गीत कोई पुकारे धीरे से तुझे से सुमन कल्याणपुर की हिंदी फिल्मों का सफर शुरू हुआ। मंगू से शुरू हुए फिल्मों में गाने के सफर ने आगे खूब रफ्तार पकड़ी। इसी साल फिल्म दरवाजा में सुमन ने तलत महमूद के साथ अपना पहला डुएट गाया। तलत महमूद जैसे कद वाले सिंगर के साथ गाना गा सकने पर सुमन पर इंडस्ट्री की नज़र घूमी। भविष्य में सुमन कल्याणपुर जी ने हिंदी मराठी फिल्मों में 1000 के आसपास गाने गाए। हिंदी मराठी के अलावा गुजराती, मैथिली, तमिल, भोजपुरी, पंजाबी जैसी कई भाषाओं में भी गाने गाए। उनके गाए नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, दिल ने फिर याद किया, चांद तकता है इधर जैसे ढेरों सदाबहार गीत आज भी खूब सुने जाते हैं।
1950 और 60 का दशक हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में गोल्डन एरा माना जाता है। आखिर माना भी क्यों न जाए, मानो कुदरत ने अपने सारे रत्न एक साथ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को इसी दौरान सौंप दिए थे। किशोर, रफ़ी, मुकेश की आवाज़ें जहां पुरुषों के दुख, उम्मीद और प्यार की आवाज़ बन रही थी, वहीं फीमेल वॉइस के नाम पर सबकी पसंद मंगेशकर बहनें थीं, जिसमें लता जी की डिमांड पीक पर रहती थी। डिमांड ऐसी कि उस दौर में भी लता जी एक गाना गाने के 100 रुपये लेती थी। बिजी शेड्यूल और महंगी फीस के चलते लता जी तक सिर्फ कुछ ही बेहद बड़े प्रोड्यूसर पहुंच पाते थे। ज़्यादातर प्रोड्यूसर्स को उनकी डेट्स नहीं मिलती थी और कुछ उनकी महंगी फीस की वजह से उनके पास जाते ही नहीं थे। ऐसे दौर में हूबहू लता मंगेशकर की आवाज़ वाली सिंगर मिलना इन प्रोड्यूसर्स के लिए खजाना मिलने से कम नहीं था। परिणाम स्वरूप सुमन कल्याणपुर जी के पास फिल्मों का तांता लग गया। एक तरीके से इंडस्ट्री को दूसरी लता मिल गई थी। कहा जाता है कि ये बात लता जी को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी कि कोई उनकी आवाज़ की नकल करता है। कहते हैं कि उन्होंने कई प्रोड्यूसर से भी कह दिया था कि अगर वो सुमन के साथ काम करेंगे तो वो उनके साथ काम नहीं करेंगी। 1960 के करीब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के बीच गानों की रॉयल्टी को लेकर बहस हो गई, जिस कारण दोनों ने एक दूसरे के साथ काम करने को मना कर दिया। ऐसे में मोहम्मद रफ़ी के साथ डुएट गा सकने वाली गायिका की तलाश शुरू हुई और आकर थमी सुमन कल्याण जी के पास। पब्लिक में भी मोहम्मद रफ़ी और सुमन के गाने खूब चल निकले। शायद उस वक्त किसी को एहसास ही नहीं हुआ कि जिस आवाज़ को वो सुन रहे हैं वो लता मंगेशकर की नहीं। पॉपुलर डिमांड के चलते सुमन कल्याणपुर ने रफ़ी साहब के साथ 140 से ऊपर गाने गाए। वहीं कहा जाता है कि जाने माने रेडियो अनाउंसर अमीन सयानी 45 सालों तक सुमन जी से एक इंटरव्यू की दरख्वास्त करते रहे, लेकिन सुमन जी हर बार टाल जाती थी। आखिरकार 45 सालों के बाद अमीन साहब का इंतज़ार 2005 में ख़त्म हुआ, जब सुमन जी 1 घंटे के इंटरव्यू के लिए राज़ी हुई। हालांकि उन्होंने इंटरव्यू की मंजूरी सिर्फ इस शर्त पे दी कि उनकी कोई फ़ोटो नहीं खींचेगा और अगर कोई सवाल उन्हें असहज लगेगा तो वो उसका जवाब नहीं देंगी। अमीन साहब ने फ़ौरन शर्त मंजूर कर ली और इंटरव्यू लेने उनके घर पहुंच गए, जहां वो अपनी बेटी के साथ रहती थी। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने लता जी के अपने ऊपर प्रभाव को माना भी और वो बताती हैं, मैं उनकी आवाज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। कॉलेज में उनके गाने गाती थी। मेरी आवाज़ नाजुक और काफ़ी पतली थी। मैं क्या करती, उस वक्त रेडियो चलते थे जिसमें कभी सिंगर का नाम अनाउंस नहीं होता था, इस कारण और कन्फ्यूज़न होता था। श्रेया घोषाल की आवाज़ भी पतली है, लेकिन क्या वैसा धोखा हो सकता है? वो दौर अलग था, लेकिन हम अच्छे दोस्त थे। हालांकि लता मंगेशकर के साथ साम्यता होना सुमन कल्याणपुर के लिए नुकसानदेह भी रहा। उनके करियर को वो ऊंचाई नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी। 2010 में महाराष्ट्र सरकार ने सुमन कल्याणपुर जी को लता मंगेशकर अवार्ड से नवाजा। आज के डिजिटल दौर में जहां क्रेडिट के हक के लिए सब डंके की चोट पर संघर्ष कर रहे हैं, वहीं सुमन जी ने भी कभी ये मुद्दा नहीं बनाया। उन्हें उनकी योग्यता के मुताबिक शोहरत नहीं मिली। दुखद बात यह है कि अब तक किसी म्यूजिक अवार्ड शो ज्यूरी की भी नज़र सुमन जी के इंडस्ट्री में योगदान पर नहीं गई है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बुलंद भारत।